16th चैप्टर जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी और ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो ये जो 16 चैप्टर है इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आपको पता होगा हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें कि हम हिंदी के सारे जितने भी थ्योरी में आने वाले चैप्टर्स हैं वो सभी अच्छे से रीड कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत ना पड़े। और लास्ट में मैं एक बार आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करवा के दिखा दूंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर और प्लेलिस्ट से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता रहता है। भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो समाज है उसमें विवाह यानी कि शादी एक बहुत जरूरी संस्कार मानी जाती है ना। पारंपरिक रूप से विवाह प्रक्रिया में दो परिवारों को केंद्र में रखकर निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो विवाह की प्रक्रिया होती है इसमें दो परिवार जुड़ते हैं और दोनों परिवारों को केंद्र में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। विवाह के फैसले में स्त्री की सहमति कई बार महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती और कई बार आपने देखा होगा जो लड़की होती है उसकी जो सहमति है, अगर वो राजी है या नहीं है, वो किसी को महत्वपूर्ण इतना नहीं समझा जाता, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता उसको। सारे सद्गुणों की अपेक्षा लड़की से ही की जाती है और सब ये सोचते हैं कि सारे जो सद्गुण होंगे, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो सारे लड़की में ही होने चाहिए। विवाह संस्कार के संदर्भ में स्त्रियों की भावना और विचारों की उपेक्षा करना स्वस्थ समाज के लिए एक चुनौती है। मतलब विवाह संस्कार में स्त्री की भावना और उसके विचार के क्या मैटर करते हैं, ये सब अगर एक स्वस्थ समाज जान ले तो उसके लिए एक चुनौती है। विवाह का बंधन स्थायी माना जाता है और संबंधों से मजबूती बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की बराबरी आवश्यक है, क्योंकि विवाह का जो बंधन है वो स्थायी है, अस्थायी नहीं है कि आज जुड़ा और कल टूट गया, ठीक है। वो हमेशा जीवन तक रहने वाला है। तो इसलिए दोनों जो स्त्री और पुरुष हैं उनको समझना चाहिए, उनको बराबर समझना चाहिए और उनके संबंध मजबूत इसी से बनेंगे। समस्या जब आती है जब पुरुष वर्ग अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और स्त्री को महत्व नहीं देता। यही बात पारिवारिक तनाव का कारण भी बनती है। जब पुरुष ये सोचता है कि मैं ही प्रभुत्व हूँ, यानी कि मैं बड़ा हूँ इस रिश्ते में, और वो स्त्री को महत्व ना दे, तो ये पारिवारिक तनाव का कारण भी बन जाता है। अब इस पार्ट में हम एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी के माध्यम से हम समाज में स्त्री की स्थिति और उसके प्रतिकार को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एकांकी यानी आप कह सकते हैं एक विवाह से संबंधित एक नाटक टाइप का हम देखने वाले हैं। अब ये रहा आपका मूल पाठ। मूल पाठ में मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो एक मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा हमें दिखाया जाता है जिसमें अंदर के दरवाजे से आते हुए एक महाशय की पीठ दिख रही है जो अधेड़ उम्र के दिखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी अधेड़ उम्र का है और उसने एक तख्त को एक सिरे से पकड़ा हुआ है और दूसरे सिरे को उसके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, बाबू किसे बोला है? जो अधेड़ उम्र का वो आदमी था, ठीक है वो। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तो वो अपने नौकर से क्या कह रहा है कि धीरे धीरे चल और तख्त को अब उधर मोड़ दे और बस बस। नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू कहता है, जरा तेज आवाज में कहता है, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो वो क्या कहता है कि परमात्मा बोलते ना कि जो मतलब बड़े अमीर लोग होते हैं वो अपने नौकरों को दबा कर रखते हैं, तो वही कह रहा है कि अकल बढ़ रही तो तू क्या कर रहा था, पता नहीं देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, ये कोई प्रश्न हुआ? और वो उससे पूछता है कि ये पसीना किस लिए? तो नौकर तख्त बिछाता हुआ ही करता है, हंसने लग जाता है। बाबू कहता है, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। तो कहता है कि मैं ना मतलब जो तांबे के भरने वाले घड़े होते हैं ना तांबे के, उनको कलश बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो कलसों से नहाता था अपने जमाने में, वो भी लोटों की तरह, यानी कि लोटा समझ के कलसों से नहाता था और हमने अपने जमाने में बहुत कसरत की है। बाबू कहता है, यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो क्या बोलता है वो कि बहू जी जो है उनसे दरी मांग के ले आ और उसके ऊपर बिछा देंगे इस पूरे तख्त के ऊपर, और चद्दर भी ले आना जो कल धोबी के यहाँ से आई है। तो नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तो घर की मालकिन वहां पर प्रेमा आ जाती है। गंदूमी रंग है उसका, छोटा कद है। गंदूमी यानी बादामी रंग है उसका और उसका छोटा सा कद है। चेहरे और आवाज से वो जाहिर होता है कि वो किसी काम में
में व्यस्त थी। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। भीगी बिल्ली यानी कि डर के मारे, डरा हुआ एक नौकर आ रहा है उनके पीछे जो उसने भेजा था। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगे। बाबू साहब कौन है? राम स्वरूप है, राम स्वरूप उनका नाम है, ठीक है। वो दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो वो कहती है कि तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई। तो राम स्वरूप कहता है धोती, तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि धोती। तो प्रेमा कहती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। तो फिर वो कहता है कि हाँ, कहती है प्रेमा कि अभी अभी तो तुम बदल कर आए हो धोती। तो राम स्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन। तो राम स्वरूप बोलता है रतन कौन है? उनका नौकर है, ठीक है। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर पढ़े। पहला कैरेक्टर था राम स्वरूप जिसको हमने बाबू साहब के रूप में भी पढ़ा, ठीक है। और सेकंड कैरेक्टर कौन है? प्रेमा उसकी पत्नी। और थर्ड कैरेक्टर कौन है? प्रेमा बेसिकली घर की मेन मालकिन है और थर्ड कैरेक्टर है रतन जो कि उनका नौकर है, ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मंगा लो, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। तो वो अपने नौकर को डांटता हुआ कहता है कि तेरे कानों में क्या डांट लगी हुई है कि तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चद्दर जो आई है उसको मंगवा ले, तो तेरे तेरे लिए मैं दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो प्रेमा अब अपने नौकर को कहती है कि जो पूजा वाली कोठरी है उसमें लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उसी में चद्दर एक उठा ला। रतन कहती है और रतन कहता है और दरी। तो प्रेमा क्या कहती है? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वहीं तो पड़ी है। वह पड़ी तो है। राम स्वरूप कहता है दरी उठाते हुए और बीबी जी कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। तो रामस्वरूप क्या कहता है? दरी उठा रहा है वो और कहता है कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम भी उठा लाना और सितार भी ले आना। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब दोनों के दोनों तख्त पर दरी बिछा रहे हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। प्रेमा अपने पति से रामस्वरूप से कह रही है कि जो तुम्हारी लाडली बेटी है वो तो मुंह फुलाकर बैठी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो वो कहता है कि जैसे तैसे करके तो हमने इतने मुश्किल से रिश्ते वाले मनाए हैं और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर सारी मेहनत बेकार जाएगी तो मुझे दोष मत देना, ठीक है। प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई ई पढ़ ली, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं करूं ही क्या, तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतने मतलब पढ़ाई लिखाई के जंजाल में इतना ऊपर सर पे चढ़ा लिया है, मुझे समझ ही नहीं आता। वो कहती है मेरा जमाना अच्छा था कि आ ई यानी कि जो अ से नारा से आम है ये सब पढ़ लिया और गिनती सीख ली, हो गया बहुत। स्त्री सुबोधिनी एक जो आप कह सकते हैं एक बुक है, वो पढ़ ली तो हो गया। स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बात लिखी है जो कि वो अपने पति से कहती है तुम्हारी बीएम में भी फेल है स्त्री सुबोधनी के आगे, ठीक है। और आजकल के तो लक्षण यानी कि लक्षण जो होते हैं लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहता है ग्रामाफोन बाजा होता है ना। तो मतलब वो पूछ रहा है अपनी वाइफ से कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना। तो प्रेमा कहती है क्यों? रामस्वरूप 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। तो अपनी पत्नी की तरफ टॉन्ट मार रहा है कि एक तो वो होता है जिसको आदमी बनाता है और एक जिसे एक बार चलाकर दोबारा जब चाहे रोक सकते हैं, और दूसरा वो होता है जो परमात्मा बनाता है यानी पत्नी, जिसको एक बार जिस पे रिकॉर्ड चढ़ गया तो दोबारा फिर रुकने का नाम नहीं लेता। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस समय उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो उमा उसकी लड़की का नाम है, ये 4th कैरेक्टर है उमा, ठीक है। रामस्वरूप कहता है तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसने तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि अंचल में मुंह लपेट कर लेट गई।
भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो वो कहती है कि मैंने तो अच्छे तरीके से उसे मतलब ठीक ठाक करके तुम्ही ने कहा था नीचे लेकर आना उमा को, और मैंने उसके सामने पाउडर वाउडर रखा। आजकल तो कितनी सुंदर लड़की है, उसको बिना टीम टाम यानी कि बिना लाली लिपस्टिक के कोई उसको पूछता भी नहीं है। तो मैंने उसके सामने रखा और उसने फिर क्या किया, उसको इन सब चीजों से नफरत है पता नहीं किस जन्म की। मेरा इतना कहना ही था कि उसने मुंह लपेट कर वो मुंह छिपाकर दूसरी तरफ लेट गई। अब मैं तो इस लड़की से बाज आ गई हूँ यानी कि तंग आ गई हूँ। ठीक है। रामस्वरूप कहता है न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो ये कहते हैं पता नहीं इसका कैसा दिमाग मिला है मेरी बेटी का, पता नहीं वरना आजकल की जो लड़कियां हैं उन्हीं के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस से पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो कहते तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था इसको एंट्रेंस से पास करवा देते तो हमारे हाथ में ही रहती, इतनी परेशानी हमें ना उठानी पड़ती। रामस्वरूप बात काट कर बोलता है चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से ही सब कुछ उगल देती हो, उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। तो वो चुप करवाते हुए और उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हें पहले ही मैंने कल समझाया था कि सब लोगों के सामने अच्छे से और ढंग से बात करना, लेकिन तुम तो अभी सब कुछ उगल उगल दोगी। प्रेमा अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तो नहीं बात करूंगी नहीं बोलूंगी, तुम मुझे बस मेरा काम बता दो। राम स्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना इसे, और नाश्ता तो तैयार है ना रत्न का। फिर वो कहता है कि ठीक है जैसे हो उमा को तैयार कर दो, पाउडर ना सही वैसे भी कौन सी बुरी दिखती है, पान लेकर उसे नीचे भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना, वो अपनी पत्नी से पूछ रहा है। और फिर रतन का आना यानी कि रतन आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से। तो वो बोलता है कि आ गया रतन, ठीक है अब बाजे को नीचे रख दे और चद्दर खोल कर पकड़ ले उधर से। चद्दर बिछाते हैं। फिर प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। तो वो बोलती है कि नाश्ता तो सारा तैयार है, मिठाई तो वो ज्यादा खाएंगे नहीं, नमकीन चीजें सारी तैयार है, फल बने हुए हैं, फल पहले से रखे हुए हैं, चाय वगैरह तैयार है, टोस्ट भी तैयार है, लेकिन मक्खन मक्खन अभी तक नहीं आया। ठीक है। रामस्वरूप कहता है क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी इस वक्त याद आया है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। तो वो कहता है कि अब क्या इस समय पे तुम बता रही हो, मक्खन वाले की दुकान भी इतनी दूर है, अब बताओ रतन जो है वो हमारे घर का काम करेगा या मक्खन लाने जाएगा? और वो कहता है दफ्तर के चपरासी को भी मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन वो सो नखरों का मारा है। प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। तो वो प्रेमा प्रेमा कहती है कि यहाँ का कौन सा इतना ज्यादा काम है, सारी चीजें तो हो गई हैं, कमरा भी ठीक ठाक हो गया है, बाजा सितार भी आ गया है, और कमरा दूसरे कमरे में नाश्ता रखा हुआ है, तो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, और जो भी एक आध चीजें हैं वो तुम खुद ले आना, इतनी देर में मक्खन जो है वो रतन ले ही आएगा, दो है आदमी ही तो आने वाले हैं। रामस्वरूप हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। तो यहाँ पर अब हमारा फिफ्थ कैरेक्टर आया बाबू गोपाल प्रसाद और उसका लड़का है। ठीक है। जो कि उमा को देखने वाले हैं। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है उनके दकियानुसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में रहते जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जरा उसको कहना उमा को करीने से आए यानी कि तमीज से आए, तहजीब से आए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि खुद तो ये पढ़े लिखे हैं, दकियानुसी ख्यालों के हैं, लेकिन वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन उनको ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और फिर प्रेमा पूछती है और लड़का
रामस्वरूप कहता है, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। कहती है तो रामस्वरूप लड़के के बारे में बताता है कि लड़का जो है बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। और कहता है कि शादी का दूसरा सवाल है, तालीम का दूसरा सवाल है, क्या मजबूरी है, मतलब लड़का अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहा है। लेकिन वो कहता है कि शादी का तो दूसरा सवाल है, शादी करवा लेनी चाहिए, और तालीम का दूसरा सवाल है। तो इसका इसका जो पिता रामस्वरूप है उमा का, वो कहता है कि मतलब अपना है, वरना इन लड़कों, इन जैसे बापों को तो मैं कोरी कोरी सुनाऊं। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। तो अब अभी तक तो जो रतन था वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, अब जल्दी जल्दी वो आता है और बोलता है बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहता है क्या है। रतन कोई आते हैं, तो कहते कोई आया है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। तो वो कहता है ए प्रेमा, वो बाहर झांक कर देखता है और बोलता है कि प्रेमा वो तो आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। नौकर पे जैसे उसकी नजर पड़ी तो वो कह रहा है कि तू यहीं खड़ा है बेवकूफ कहीं के, अभी तक मक्खन लाने नहीं गया, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से था। नौकर अंदर आता है, नौकर अंदर के दरवाजे से जाता है। ठीक है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा जो है वो जल्दी से अंदर की तरफ जब जा रही थी तो उसकी धोती जमीन से जो नीचे रखा हुआ, जो जमीन पे बाजा रखा है उसमें अटक जाती है। ठीक है। और वो उसका पति कह रहा है कि उमा को ये भी समझा देना कि वो थोड़ा सा गा भी देगी इनके सामने। प्रेमा यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। तो कहते बाजा भी यहीं पे रख दिया कमबख्त ने। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक। अब किवाड़ों पर दस्तक आ रही है। रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। तो शंकर उसके लड़के का नाम है। ठीक है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आंखों से ही मतलब बहुत ज्यादा चतुर इंसान दिख रहे हैं दोनों। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, मतलब खीस करने वाले, मतलब हंसी हंसी ठहाकों में ज्यादा रहने वाला है, मजाक मस्ती में। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है, और इनकी कमर जो है वो झुकी हुई है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बैंत गिर पड़ता है। तो बाबू गोपाल प्रसाद जब बैठता है तो उसका बैंत जो होता है, बैंत जो उसके पकड़ने का लकड़ी टाइप का होता है, तो वो उससे गिर जाता है। राम स्वरूप यह बैंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। तो रामस्वरूप जो है वो उसका बैत ले लेता है और वो कहता है कि लाओ मुझे दे दो, और वो कोने में रख देता है और फिर सब बैठ जाते हैं। और फिर रामस्वरूप पूछ रहा है कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कहता है खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था तो, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो वो कहता है कि हाँ तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ पे आना ही था, तो रास्ता कैसे नहीं मिलता। रामस्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे क्या बात है, मैं मतलब शादी तो करनी है लड़के की, और मैंने बल्कि आपको परेशानी दे दी। ठीक है। रामस्वरूप यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों से घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो वो कहता है रामस्वरूप की बताइए, अब वो शंकर से सवाल पूछ रहे हैं उसके लड़के से गोपाल प्रसाद के, कि बताओ भाई तुम्हारी कितने दिनों की छुट्टी है। शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो वो कहता है वीकेंड चल रहा है इसलिए मैं यहाँ चला आया था, कॉलेज की कोई छुट्टियां नहीं है। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है जी यही कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप पूछ रहा है कि आपका जो कोर्स है वो तो अब साल भर में खत्म हो जाएगा। तो शंकर कहता है साल 2 साल में। तो रामस्वरूप पूछता है साल 2 साल कैसे। शंकर कहता है जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो वो कहता है एक आध साल का मैं मार्जिन रख रहा हूँ। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब की है शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी भूख।
तो वो कहता है गोपाल प्रसाद अपने बेटे की बात काटते हुए कि क्या बताएं, ये शंकर जो है वो 1 साल बीमार हो गया था और फिर इसीलिए मतलब इसका 1 साल का मार्जिन हमें रखना पड़ेगा। और इस उम्र में आपको पता है कितनी बीमारियां सताती हैं इन बच्चों को। और एक हमारा ज़माना था कि हम स्कूल से आते थे तो हम दर्जनों अगर 12-12 कचौड़ियाँ खा जाते थे, लेकिन फिर भी हमें खाना जब खाने बैठते थे तो वैसे की वैसी भूख ही लगती थी। रामस्वरूप बोलता है कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तो गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल है कि 4 पैसे में ढेर सी बालाएं आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई यह कह जाए कि लड़का कमजोर है। तो गोपाल प्रसाद बताता था उस जमाने में तो बहुत सारे 4 पैसे की बहुत सी बलाएं आती थी और अकेले दो दो आने की जो है हम खत्म हजम करने की भी ताकत रखते थे अकेले। तो वो कहता है उस जमाने में ना तो इतने खेल थे, ना कोई टेनिस जानता था, ना बैडमिंटन, ना वॉलीबॉल जानता था। कभी कभी अगर हॉकी या क्रिकेट खेल लिए तो कुछ लोग खेल लिया करते थे, लेकिन किसी की ये मजाल नहीं थी कि ये कह दे कि लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप यहाँ पर खीसे न पोड़ते हैं, यानी कि बात करते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो गोपाल प्रसाद कहता है कि उस समय पे जब हम सीटिंग पर बैठते थे पढ़ाई के लिए तो 12-12 घंटे के लिए बैठ जाते थे, और उस समय की जो मैट्रिक की यानी कि 10वीं की अंग्रेजी थी वो भी इस तरीके की फर्राटे की अंग्रेजी थी कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकता। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाता जब उस जमाने की बातें याद आती है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। शंकर भी इस समय पे हंस रहा है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो गोपाल प्रसाद अपना एकदम से आवाज बदलते हैं और तरीका बदलते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप अब चौंक कर कहते हैं बिजनेस बिज समझकर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा अच्छा वो आप समझ रहे हैं। अच्छा वो एकदम से जब उसने बिजनेस बोला तो उसे समझ नहीं आया। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। फिर उसके बाद वो उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, कह रहे हैं कि ये सब आप क्या तकल्लुफ यानी तकलीफ लेते हैं। राम स्वरूप तकल्लुफ किस बात का। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। तो रामस्वरूप जो है अब क्या बोलता है कि तकल्लुफ किस बात की, तकलीफ किस बात की, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप लोग मेरे यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। ठीक है, अंदर वो जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चली लड़की कैसी है। अब गोपाल प्रसाद जो है थोड़ी सी दबी आवाज में, क्योंकि रामस्वरूप अब अंदर जा चुका है अपनी नाश्ता वगैरह के इंतजाम करने, तो वो कहता है कि आदमी तो ठीक ही मालूम पड़ता है और मकान वकान भी ठीक ही है, हैसियत भी सही लगती है, पता चली लड़की कैसी है। वो कहता है पता नहीं लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खार कर इधर उधर देखता है। अब शंकर जो है वो खार कर इधर उधर देख रहा है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन। वो कहता है कि झुककर क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, बैकबोन हो तुम। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो वो पूछता है कि आपको विलायती वाली चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी। ठीक है, गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए, चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। तो कहता है कि गोपाल प्रसाद कहता है कि भाई मेरे लिए तो थोड़ी सी है ना आधा दूध डालना और आधी चाय डालना और फिर उसमें चीनी थोड़ी ठीक ठाक डालना, मतलब नया फैशन उसे पसंद नहीं कि आधा, एक तो पानी भी बहुत ज्यादा हो जाता है चाय में और फिर चीनी भी नाम के लिए डाल दी जाती है, फिर जायका ही नहीं रहता। तो रामस्वरूप कहता है कहते तो आप सही हैं,
प्याला पकड़ाता है और शंकर जो है वो खकार रहा है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो वो खकार कर बोलता है सुना है कि अब जो ज्यादा चीनी लेंगे उन पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हो, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो वो कहता है गोपाल प्रसाद कि हाँ मतलब चाय पीते हुए कह रहा है हाँ सरकार जो चाहे सो कर ले, लेकिन अगर उनको आमदनी करनी है तो सिर्फ एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहता है कि वो क्या? गोपाल प्रसाद कहता है खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे, बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो यह यहाँ पर मजाक कर रहे हैं कि खूबसूरती के ऊपर टैक्स होना चाहिए, कि हर एक औरत को ये बोला जाए कि अपनी खूबसूरती के हिसाब से अपना टैक्स फिक्स कर ले और फिर देखो कि कैसे टैक्स बढ़ता है, सरकार की कैसे आमदनी बढ़ जाती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तो फिर वो कहता है कि हाँ, रामस्वरूप कहता है हमारे जमाने में तो खूबसूरती वगैरह का इतना कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन आजकल के जमाने में तो ये काफी बढ़ गया है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और फिर बोलते हैं कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो वो शंकर से पूछता है कि आपका क्या ख्याल है खूबसूरती के बारे में? शंकर बोलता है किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो शंकर से वो पूछ रहा है रामस्वरूप कि बताओ कि शादी तय करने में खूबसूरती कितने हिस्से की भागीदार होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही कहता है यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो वो कहते हैं, गोपाल प्रसाद बीच में ही उसको काट कर कहते हैं कि वो तो दूसरी बात है रामस्वरूप जी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसे ही हो, मतलब पाउडर लगाकर हो या वैसे ही हो, लेकिन क्योंकि हम तो मान जाएंगे लेकिन घर की जो औरतें हैं वो राजी नहीं होंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि एक लड़की का जो स्टैंडर्ड है, एक लड़की का जो आप कह सकते हैं अस्तित्व है, वो इन्होंने खूबसूरती बताया हुआ है। अगर एक लड़की खूबसूरत नहीं है तो वो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो लड़की खूबसूरती नहीं है उसमें तो वो कुछ भी नहीं है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो आप अभी देख लीजिएगा। और वो इनडायरेक्टली भी पूछ रहा है कि आपकी लड़की तो ठीक ही है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तो अब वो आप खुद ही देख लीजिएगा। और गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो अब यह रस्म ही समझिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, देखना ही क्या है, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो ये अब रस्म समझिए। रामस्वरूप यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। कहते जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा इनका। रामस्वरूप जी जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो मतलब रामस्वरूप कह रहा है कि जायजा यानी कि जन्म पत्री का मिलना कौन सी बड़ी बात है, ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया है तो वो तो खुद ही मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। तो वो कहता है कि हाँ ये तो बात आपने ठीक कही है, लेकिन जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये गलत तो है ना। तो रामस्वरूप चौंक कर बोलता है क्या? गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो वो कहते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, सुंदर हो लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ठीक है, बस इतना हो कि मैट्रिक पास हो जाए, बस इतना ही। तो फिर वो कहता है कि क्यों शंकर? तो शंकर कहता है जी हाँ, कोई नौकरी थोड़ी करानी है। तो वो कहता है कि कोई नौकरी हमें थोड़ी ना करवानी है। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो कह रहा है कि नौकरी का तो कोई सवाल नहीं है, उसका पिता कह रहा है उमा का। गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए तक पढ़ाया है तो अब अपनी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो वो कहता है कि मतलब अरे ये सब क्या है, मतलब बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं, गोपाल प्रसाद यानी कि शंकर का पिता कह रहा है यहाँ पर, कि मेरे से सभी कहते हैं कि आपने अपने लड़कों की
इतना पढ़ाया लिखाया है, बीए तक पढ़ाया है, तो बहुओं को भी ग्रेजुएट लाइए। वो कहता है कि अब उनको कौन समझाए, यानी अकल के ठेकेदारों को कौन समझाए कि लड़कों की पढ़ाई में लड़कियों की पढ़ाई में कितना अंतर है। मतलब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस बताया गया है कि कितना बड़ा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है कि लड़कियों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में भी इतना बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए होती हैं। बेसिकली ये यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर हमने 3 बातें देखी। ये चाहता है कि इसकी जो लड़की दिखाई जाए वो सुंदर हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ठीक है, नौकरी ना करे और गृहस्थी अच्छे से चलाए। बस ये चीजें इसको चाहिए अपनी होने वाली बहू में, क्योंकि ये कहता है कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते हैं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद जो है वो गंभीर हो जाते हैं। गोपाल हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। तो कहता है कि हाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सिर्फ मर्दों के लिए बनी है, और उसमें से ऊंची तालीम यानी कि जो बढ़िया पढ़ाई लिखी है वो लिखाई है वो भी सिर्फ मर्दों के लिए ही है। रामस्वरूप शंकर से कहता है चाय और लीजिए। शंकर कहता है धन्यवाद, पी चुका। तो रामस्वरूप कहता है गोपाल प्रसाद से आप, तो गोपाल प्रसाद से वो पूछ रहा है कि आप और लीजिए चाय। गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। वो कहता है कि बस साहब अब हो चुका, अब खत्म कीजिए। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। रामस्वरूप कहता है कि क्या आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, और बस क्या बताऊं कि वो मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, नाश्ता ही करना था, कोई पेट थोड़ी ना भरना था, और वैसे भी टोस्ट वगैरह मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप हम मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। तो वो अंदर की तरफ रामस्वरूप देखता है, मतलब इशारा दे रहा है अपनी बेटी को अंदर भेजने का, अरे पान भिजवा दो ऐसा कहकर। गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहा है। तो गोपाल प्रसाद जो है वो उसे आंखें गड़ाकर ताक रहा है, उसने सादगी के कपड़े पहने हैं, गर्दन उसकी झुकी हुई है। रामस्वरूप यही आपकी लड़की है, लाओ बेटे पान मुझे दे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो रामस्वरूप जो है उसे पान की तश्तरी ले लेता है, और वैसे जब वो तश्तरी दे रही होती है तो उस समय पे उसका चेहरा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और उसकी नाक पे सोने की रिम वाला चश्मा उनको दिख जाता है। फिर बाप बेटे क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते हैं चश्मा। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो रामस्वरूप कहता है वो उसकी आंखें दुखनी आ गई थी कुछ महीने, तो इसलिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। तो गोपाल प्रसाद कहता है कि कहीं कुछ पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। रामस्वरूप नहीं साहब, वो है तो मैंने अर्ज किया ना। तो गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बैठो बेटी, वो बैठो बेटी बोलता है। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चलो, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद कहता है चाल तो ठीक है इसकी, मतलब चेहरे पर भी ठीक छवि है। वो कहता है कि कुछ गाना बजाना आता है नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। कहता है सितार के साथ कुछ सुनाओ तो सही। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो वो कौन सा गीत गा रही है? वो गा रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और स्वर से ये अच्छा जाहिर होता है कि उसको गाना अच्छा आता है, और उस गाते गाते उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें फिर शंकर से एकदम से मिल जाती हैं, और फिर वो एकदम से रुक भी जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा।
रामस्वरूप कहता है अपनी बेटी से कि क्या हुआ, गाने को तो पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की काफी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तो गोपाल प्रसाद कहता है कि नहीं नहीं ठीक है साहब, लड़की तो काफी अच्छा गाती है। और फिर उमा फिर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहता है अरे अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुम पेंटिंग वेंटिंग भी, तो वो कह रहा है कि तुम पेंटिंग वेंटिंग भी। तो उमा कहते है चुप, उमा बिल्कुल चुप है। रामस्वरूप कह रहा है हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि सारी कमीजें भी। हम्म। तो वो कहता है कि सारी की सारी जितनी भी सिलाई वगैरह है वो इसी के जिम्मे है, जितनी भी सारी कमीजें वगैरह है वो सब यही सिलती है। गोपाल प्रसाद कहता है ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। तो गोपाल प्रसाद पूछ रहा है ठीक है, तुमने उमा कुछ मतलब कोई इनाम विनाम भी जीता है। तो उमा बिल्कुल चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांस रहा है, लेकिन उमा फिर भी चुप है और गर्दन झुकाए है। गोपाल प्रसाद फिर अधीर हो उठता है, मतलब जानने के लिए कि ये बोल क्यों नहीं रही है। तो रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। रामस्वरूप कहता है कि जवाब तो दो उमा। तो फिर गोपाल प्रसाद बोलता है जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब रामस्वरूप जो है चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, वो कह रही है कि कुर्सी जब खरीदने वाला, कुर्सी और मेज को जब बेचने वाला उनसे कुछ नहीं पूछता, तो एक लड़की को जब बेहाया जा रहा है तो उससे क्यों ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। क्योंकि आखिरकार तो खरीदार का फैसला होगा और बेचने वाले का फैसला होगा। ठीक है, तो इसलिए वो, और इस बात से रामस्वरूप चौंक उठते हैं और वो बोलते हैं उमा उमा उमा, सब कुछ अब कुछ मुझे भी कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। तो ये कहती है कि अच्छा अब मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे जरा पूछो कि लड़कियों के क्या दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वो सिर्फ एक भेड़ बकरी है जिनको कसाई अच्छी तरह देखभाल कर काट देगा। तो गोपाल प्रसाद अब ताव में आ जाता है, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए थे। तो वो कहते हैं कि इनसे पूछिए कि ये कैसे इधर उधर घूम रहे थे लड़कियों के हॉस्टल में। यानी कि लड़कों से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, लड़के चाहे कुछ भी करें, लड़कियों को अच्छा होना चाहिए। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहता है लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो गोपाल प्रसाद पूछ रहा है कि लड़कियों के हॉस्टल में तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप बिल्कुल चुप है। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो इतना सब कुछ शंकर ने किया हुआ था। ठीक है, रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को चुप करवा रहा है। ठीक है, गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैट ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, ओफो गजब हो जाता, छूट का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। तो वो कहते हैं कि तुमने तो मेरी, गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कह रहा है कि आपने तो मेरी पूरी इज्जत ही उतार दी। आपने कहा था कि लड़की जो है मैट्रिक पास है और ये तो बीए पास निकली, और ओफो ये तो गजब ही हो जाता अगर मैं इससे इनकी शादी तय कर देता तो। दरवाजे की तरफ अब बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह जरा पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। कहता है बेटे की आपकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, ये भी पता लगा लेना। बैकबोन कहीं का, नीचे झुककर बैठता है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं।
उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। तो वो सब के सब मतलब गोपाल प्रसाद जो है उनके चेहरे पर बेबसी भी है और गुस्सा भी है, और उनके लड़का जो है वो रोने जैसा उसका मुंह हो गया है। दोनों वो बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप एकदम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा बिल्कुल चुप है, प्रेमा भी घबरा गई है। प्रेमा कह रही है उमा उमा रो रही है। तो प्रेमा कहती है कि उमा उमा रो रही है। तो ये सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आ जाता है इतने में। बाबूजी मक्खन, रतन क्या कह रहा है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पूरा चैप्टर रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें जब उसने ये बात कही कि इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी भी इतनी शर्म है भी या नहीं कि इसने इतने सारे काम किए हुए हैं फिर भी इसको पत्नी ऐसी चाहिए कि बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सुंदर भी हो, लेकिन पढ़ी लिखी भी ना हो, कुछ बोलती भी ना हो, और बिल्कुल कोल्लू का बैल उसको बना कर रखे। अब इसके कुछ बोध प्रश्न आ जाते हैं। तो एकांकी के आरंभ में ये क्या है, ये कौन सी विधा है, एकांकी विधा हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, एकांकी विधा हमने पढ़ी है। इसमें रामस्वरूप और प्रेमा किस लिए तैयारी कर रहे थे, रिश्तेदारों के आने के लिए, बहुत दिनों के लिए बाहर जाने के लिए, उमा को देखने के लिए लड़के वालों के लिए, या उमा की सहेलियों के लिए। तो आंसर होगा उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए वो तैयारी कर रहे थे। उमा के अनुसार शंकर की बैकबोन क्यों नहीं थी, वो झुककर बैठता था, वो पढ़ाई में कमजोर था, वो पिता के सामने बोलता नहीं था, वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता था। तो इसका आंसर है वह लड़कियों के सामने ताक झांक करता था। तो अब आपके कुछ ये आ जाते हैं, इसमें आपका पूरा का पूरा एकांकी का मतलब समझाया हुआ है। एकांकी क्या होता है, नाटक का एक भेद होता है, इसमें केवल एक ही अंक आता है, मतलब एक ही अंक होता है। हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी का सारा कार्य व्यापार यानी घटित होने वाली घटनाएं रामस्वरूप की बैठक में ही घटित होती हैं, यानी कि सिर्फ एक अंक दिखाई दिया जाता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सीन नहीं होते। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रीढ़ की हड्डी चैप्टर है इसमें एकांकी रामस्वरूप की बैठक में ही सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। विवाह उपरांत ये आपका किस एकांकी से संबंधित विषय कौन सा नहीं है, विवाह उपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा, समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, लड़की का विवाह निश्चित होने में रुकावटें, पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति। तो ये तीनों चीजें तो हमें इसमें देखने को मिली थी, है ना। स्त्रियों का के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण है, लड़की का विवाह निश्चित होने में कैसे रुकावटें आती हैं, पुरुषवादी समाज है, लेकिन विवाह के बाद लड़कियों स्त्री पुरुष का क्या झगड़ा होता है ये हमने नहीं देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन है, उस गाते गाते उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसकी नजर जो है शंकर की तरफ पड़ती है और वो शंकर को पहचान लेती है। ठीक है, फिर चरित्र चित्रण है रामस्वरूप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्र चित्रण आप पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, ये वाक्य है रामस्वरूप का, प्रेमा का, उमा का, या गोपाल प्रसाद का। तो आंसर है उमा का ये वाक्य था। नेक्स्ट, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, इससे क्या पता चलता है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद व्यापार करना चाहते थे, गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह भी बिजनेस है, शंकर और उमा का विवाह बिजनेस है, उमा बिजनेस करना चाहती थी। तो इसका आंसर है गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह भी एक बिजनेस था, इसलिए उसने बोला कि चलो अब बिजनेस की बातें कर लेते हैं। झुकी कमर इनकी खासियत है, इसकी किसके बारे में कहा है, गोपाल प्रसाद के, शंकर के, रामस्वरूप के, या रतन के। तो इसका आंसर है गोपाल प्रसाद के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाना है। शंकर हॉस्टल में ताक झांक करते पकड़ा गया था, इसलिए उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इसका आंसर भी सही है, क्योंकि वो पकड़ा गया था। प्रेमा को गाने बजाने से चिढ़ है, नहीं, क्योंकि उसने गाना बजाना बहुत अच्छे से किया। गोपाल प्रसाद की आंखों से चतुराई टपकती है, तो इसका आंसर है यस, तो क्योंकि उनके आते ही ऐसा लग रहा है चतुराई। अधिक पढ़ी लिखी लड़की गीत संगीत में कमजोर होती है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उमा जो थी वो पढ़ी लिखी थी लेकिन गीत संगीत उसने काफी अच्छा किया। पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का काम है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो भी अच्छे से सब कुछ संभाल सकते हैं। दुनिया की बहुत सारी बातें और नियम केवल मर्दों के लिए है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, इसका आंसर है यस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नियम और कानून है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके ये इम्पोर्टेंट है चित्र प्रस्तुति, तो ये आपका जरूरी है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अब सीखने के प्रतिफल योग्यता विस्तार, ये है आपके जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ये इनकी फोटो है, यहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके पाठांत प्रश्न आ जाते हैं, तो ये पाठांत प्रश्न पूरे हैं आपके 14, तो ये हम पढ़ लेते हैं।
देखो, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? इस प्रकार की तुलना करना वहां तक तर्कसंगत लगता है जब चीजें बदली ना हो। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम अपने पुराने जमाने के, उनके पुराने जमाने से अभी के जमाने को अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। और इस समय पे उस चीज को तर्कसंगत लाना बहुत गलत है, क्योंकि पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था लेकिन अब पढ़ाया जाता है। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसे छुपाना, यह विरोध आभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाकर काफी अच्छा काम किया। उन्होंने जो बेड़ियां हैं समाज की उन्हें तोड़ा, लेकिन उसे छिपाने की उनकी ये व्यवस्था है कि उसे छिपाना इसलिए पड़ा क्योंकि ताकि उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए और उनकी शादी हो जाए। क्योंकि समाज कहीं ना कहीं अभी भी उस बेड़ियों में बंधा हुआ है कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह क्यों उचित नहीं है? क्योंकि उमा को रामस्वरूप इतना पढ़ाया लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो एक मैट्रिक पास लड़की की तरह बिहेव करे, वो बिल्कुल इस तरीके से दिखाए अपने आप को कि हाँ वो बहुत सर्वगुण संपन्न है, उसको अच्छी चीजें करना आता है। उसने उसने उन्होंने बोला कि उसको सिलाई भी आती है, पेंटिंग वगैरह भी सब कुछ आता है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मुझे लगता है कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद जहाँ विवाह को बिजनेस समझ रहे हैं तो वहाँ रामस्वरूप भी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई की बात छुपाकर, उच्च शिक्षा की बात छुपाकर गलत करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इतनी शिक्षा उसको दी है तो उसको छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपके हिसाब से इस पे क्या आंसर होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर के किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं? तो शंकर की ये कमी है कि वो क्या बोलते हैं, ताक झांक करता है लड़कियों के हॉस्टल में जाके। ठीक है, सबसे पहली कमी, यानी कि उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बिहेवियर नहीं है उसके अंदर। और इसके अलावा वो नौकरानी तक के पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है। तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है और उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को उमा जैसी लड़की की जरूरत है जो कि अपनी बात कहने में कभी भी डरे ना। ठीक है, शंकर जैसे लड़के की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत गलत करता है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल सही शीर्षक रखा गया है, यानी बिल्कुल सही टाइटल रखा गया है। और इसमें हमें बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी यानी एक सही और अच्छा बिहेवियर होना क्यों जरूरी है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार पर मेरे हिसाब से जो इसका मेन कैरेक्टर है वो उमा है। ठीक है, और अगर उसके अलावा माना जाए तो यहाँ पर राम स्वरूप भी एक मेन कैरेक्टर माना जा सकता है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है, ये आपको जरूर करना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इस एकांकी का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है ये बताना कि जो लड़कियां हैं वो किसी भी चीज में, किसी भी उसमें कम नहीं है। और ये बताना भी कि समाज में उस समय पे भी लड़कियों की क्या परिस्थिति थी, लड़की को क्या समझा जाता था। उसको उच्च शिक्षा दिलाई जाती थी लेकिन फिर भी उसको ये समझा जाता था कि वो किसी काम की नहीं है, उसका रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस एकांकी के में विवाह की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है? इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि लड़की उनको सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ठीक है, उनको पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, गृहस्थी अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं और एक लड़की से ये सारे गुणों की अपेक्षा की जाती है। एक लड़के से कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती। उमा की किन्हीं दो चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करो। तो उमा जो है वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। ठीक है, और दूसरा जो इसके चारित्रिक विशेषता है कि वो किसी से डरती नहीं है अपनी बात कहने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोपाल प्रसाद और शंकर महिलाओं के उच्च शिक्षित होने का विरोध करते हैं। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत है? तो मैं इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम महिलाओं की उच्च शिक्षा का विरोध करने लग गए
और हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे, तो समाज कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, कभी भी समाज में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर चैप्टर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। जो एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी इस चैप्टर के बारे में वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।